भारतीय लड़कों की किसी अमेरिकन या अंग्रेज लड़के से शादी करने के बाद क्या हालत होती है, इसका वर्णन करना आसान नहीं होता। वे धोखा केवल इसलिए खाती है क्योंकि उनके परिवार वाले शादी से पहले लड़के की ठीक से तहकीकात नहीं करते। निर्मला पुणे की रहने वाली है। उनकी माता और महिला मंडल में आने वाली वत्सला जी से अच्छी जान पहचान थी। एक दिन बातों में संचिता की शादी का जिक्र किया। तब वत्सला जी ने उन्हें अपने अमेरिका में रहने वाले भतीजे समर के बारे में बताया, जो शादी के लायक हो गया था। फिर दोनों अपने अपने घर में इस बारे में बात करती हैं। संचिता अमेरिका में रहने वाले लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाती है। वत्सला जी भी समर को फ़ोन करके उसकी राय मांगती है। तब वह भी शादी के लिए राजी हो जाता है। दोनों वीडियो चैट करते हैं तो सब ठीक ठाक लगता है। समर 2 महीनों के लिए भारत आ गया और झट मंगनी पट ब्याह हो गया। समर की कोई भी तहकीकात किए बिना सिर्फ वत्सला जी के भरोसे संचिता के माता पिता उसका ब्याह समर से कर दिया। वैसे वत्सला जी पर भरोसा करने के पीछे एक वजह और भी थी, और वह यह कि समर को वत्सला जी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। समर जब छोटा था तब उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। समर की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, पर जब समर के अमीर माता पिता की प्रॉपर्टी में से समीर का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को हर महीने 25,000 रुपए देने की बात सामने आई, तो जो कि उनकी प्रॉपर्टी के पैसों के ब्याज में दिए जाने थे, वत्सला जी उसे संभालने के लिए आगे आ गई। वत्सला जी विधवा थी, उन्हें बच्चे भी नहीं थे और उन्हें मिलने वाली पेंशन से वे सिर्फ अपना ही गुजारा कर सकती थी। इसलिए वे पहले समर को पालने के लिए मना कर रही थी, पर 25,000 रुपए महीने मिलने की बात सुनकर वे समर को पालने के लिए राजी हो गई। वत्सला जी ने समर के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। समर के 18 बरस का होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी गई और 21 साल का होने के बाद उसके हाथों सौंप दी गई। पर पैसा मिलते ही समर की ख्वाहिशें बढ़ने लगी और वह अमेरिका में बसने के सपने देखने लगा, और फिर उसने वैसा ही किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते ही वह एक कंपनी में नौकरी के जरिए अमेरिका चला गया और वहीं पर बस गया। अब शादी के सिलसिले में वह भारत आया था और संचिता के साथ शादी करके उसे भी अमेरिका ले गया। समर के साथ खुशी खुशी कब 2 साल बीत गए, संचिता को पता ही नहीं चला। उसे लगने लगा था मानो समर के साथ उसे दुनिया के सारे सुख मिल रहे हैं। ऐसे में ही उसे अपनी गर्भवती होने का एहसास हुआ। डॉक्टर के पास चेकअप कराकर इस बात की तसल्ली कर ली और फिर समर के आने की राह देखने लगी। वह जल्द से जल्द यह खुशखबरी समर को बताना चाहती थी। शाम को समर के घर आते ही उसने सबसे पहले उसे यही खुशखबरी दी, पर उसके चेहरे पर खुशी की जगह और ही भाव नजर आने लगे। उसका बदला रूप देखकर संचिता पल भर के लिए कांप गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में समर संभल गया और संचिता को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। सच कहूँ तो तुमने जब यह खुशखबरी दी तब मुझे कुछ सूझा ही नहीं। अब तुम आराम करो, कल हम अपनी अच्छी पहचान वाली लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि वह अच्छी तरह तुम्हारा चेकअप कर सके। दूसरे दिन संचिता ने जब आंखें खोली तब उसे अपनी कमर के नीचे का भाग कुछ भारी भारी सा लग रहा था। उसने कमरे का निरीक्षण किया तब उसे ऐसा लगा कि वह किसी अस्पताल के कमरे में है। उसने उठने की कोशिश की तो उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तब एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, अब थोड़ी देर और आराम करो, 2-3 घंटे के बाद तुम उठ सकती हो। संचिता ने जब उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, तब नर्स ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा कि तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है। सुनते ही संचिता के पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो सिर्फ चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया था। उसके बाद उसे गहरी नींद आने लगी और वह सो गई, पर अब उसे सब कुछ पता चल गया था। कुछ घंटों बाद समर आकर उसे ले गया। घर जाने के बाद उसने शाम को संचिता से बस इतना ही कहा कि अभी वह बच्चे के लिए तैयार नहीं है, उसे अभी बहुत कुछ करना है। अगर वह उसे गर्भपात कराने को कहता तो शायद वह कभी भी तैयार नहीं होती, इसलिए उसने यह रास्ता अपनाया। अब संचिता के पास जलाने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उसने समर से बात करना छोड़ दिया। पहले समर के प्रति उसके मन में जो प्यार और आदर की भावना थी, उसकी जगह अब उस पर घृणा, तिरस्कार और चिढ़ाने लगी थी। पर यहाँ विदेश में समर से बैर लेना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि यहाँ उसका कोई भी नहीं था, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार और न ही पड़ोसी। अपना दर्द वह किसे सुनाती। तभी एक दिन दोपहर को वत्सला बुआ का फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि पिछले 15 दिनों में समर का 3 बार फोन आ चुका है और वह हर बार 25 लाख रुपए उसके अमेरिका के खाते में जमा करने की बात कह रहा है। उसने बुआ को यह कहा कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और खुद का कोई कारखाना शुरू करना चाहता है, जिसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। पर बुआ को दाल में कुछ काला नजर आया।
इसलिए उन्होंने संचिता से इस बारे में पूछना चाहा, पर संचिता को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उल्टा उसने जब समर द्वारा धोखे से उसका गर्भपात कराने की बात वत्सला बुआ को बताई तब वे और भी हैरान हो गई। अब तो संचिता को समर से डर लगने लगा था। उसकी सारी सच्चाई सामने आने लगी थी। विदेश में उससे बैठ लेना मुनासिब नहीं था और मामा पिता को सच्चाई बताकर वे उन्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। दूसरे दिन अब आगे क्या करना है, इस कश्मकश में डूबी संचिता भारतीय भूल के अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए निकाले जा रहे अखबार के पन्ने पलट रही थी। तब एक तस्वीर देखकर उसके हाथ रुक गए और उसने वह खबर पढ़ी। प्रणोती क्राइम विभाग की पत्रकार ने अपनी हिम्मत और दिमाग से बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और सफेद पोश कहे जाने वाले भारत और पाकिस्तान के काले दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसने 2-3 बार वह खबर पढ़ी। उसे आशा की किरण नजर आने लगी। उसने तुरंत अखबार के कार्यालय में फोन लगाया और प्रणोती के घर का पता और फोन नंबर ले लिया। प्रणोती उसकी सहपाठी निकली। दोनों पूना में एक साथ पढ़ा करती थी। उसके पिताजी नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गए और उसकी माँ को भी साथ ले गए और फिर हमेशा के लिए अमेरिका में ही बस गए। संचिता ने फोन करके प्रणोती से संपर्क किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करी। प्रणोती ने उसे तुरंत अपने घर बुला लिया। अमेरिका में भी उसका अपना कोई है, यह जानकर संचिता को बहुत अच्छा लगने लगा था। प्रणोती से मिलकर उसने उसके साथ जो कुछ घटा, वत्सला बुआ ने 25 लाख रुपए के बारे में जो कुछ कहा वह सब कुछ बता दिया। प्रणोती ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। लगभग 2 घंटे दोनों में इस बात पर चर्चा चली। फिर प्रणोती से विदा लेकर संचिता अपने घर चली गई। प्रणोती ने उसे आश्वासन दिया कि वह मामले की तह तक जाएगी। इधर संचिता रात भर समर की राह देखती रही पर वह घर नहीं आया। फिर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, पर सुबह भी वह नहीं आया। उसने झट से चाय बनाकर पी और नहा धोकर प्रणोती से मिलने जाने की तैयारी करने लगी। उसकी गैर हाजिरी से समर घर आ सकता था, इसलिए उसे जाते एक चिट्ठी छोड़ दी कि वह मार्केट जा रही है। प्रणोती के घर जाते ही प्रणोती ने उसे बैठाया और कहा, आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसे धैर्य से सुनना। तुमने मुझे समर के ऑफिस का पता और उसके बारे में जो जरूरी जानकारी दी थी उसके आधार पर मैंने कल ही उसकी तहकीकात शुरू कर दी थी। संचिता, कल रात समर को खून के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह शबर के पुलिस लॉकअप में बंद है। दूसरी बात, उसने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उसे नौकरी से निकाला गया है क्योंकि उसने ऑफिस में भारतीय मुद्रा के रूप में 25 लाख रुपयों का गबन किया था। वत्सला बुआ से उसने सब झूठ कहा था। कल सुबह उसके खाते में पैसे जमा होते ही उसने वे पैसे कंपनी में भरकर खुद को छुड़ा लिया। फिर दिन भर यहाँ वहाँ भटक कर शराब के नशे में धुत होकर वह देर रात को कसीनो में पहुंचा। वह हमेशा का ग्राहक था, इसलिए कसीनो के मालिक ने उसे जुआ खोलने के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए, पर समर घंटे भर में ही सब कुछ हार गया। उसने कसीनो के मालिक से फिर से पैसों की मांग की, पर कैनो के मालिक ने उसे पहले के 2 लाख रुपए 24 घंटों के अंदर वापस करने की बात कहते हुए और पैसे देने से मना कर दिया। तब दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गया, जिसमें समर के हाथों कसीनो के मालिक का खून हो गया। वह वहां से भागने की फिराक में था, पर कसीनो के बाउंसरों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। और अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह सुनकर तुम्हारे पांवों तले की जमीन खिसक जाएगी। तुम्हारी शादी से 6 महीने पहले उसने एक जर्मन लड़की से शादी की, पर उस लड़की ने समर की चाल टाल देखकर उसे छोड़ दिया। दोनों का अब तक कानूनी तौर पर तलाक भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हारी शादी गैर कानूनी मानी जा सकती है। तुम्हारा गर्भपात कराने के पीछे भी शायद यही मंशा थी कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की वजह से वह मुश्किल में पड़ सकता था। संचिता, समर पूरी तरह फ्रॉड निकला। उस पर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू जैसे भी हो अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ा ले। मैं अपने वकील से बात करती हूँ, देखते हैं वे क्या सलाह देते हैं। कल दोपहर को समर को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। हम वहाँ अपने वकील के साथ जाएंगे। अभी तुम अपने घर जाओ और तुम्हारा जितना सामान, जेवरात और पैसे हैं उन्हें लेकर मेरे घर आ जाओ। यहाँ तुम्हारी सारी चीजें बिल्कुल महफूज रहेंगी और मामला पूरी तरह से निपटने तक तुम मेरे घर मेरी सहेली, मेरी बहन बनकर रह सकती हो। संचिता ने आंसू पहुंचे और प्रणोती के हाथों पर हाथ रखकर हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। घर पहुंचते ही संचिता ने तुरंत अपनी बैग निकाला और सारे कपड़े उसमें भर दिए। अपने जेवर सही सलामत देखकर उसे राहत महसूस हुई। उसने जेवर, नगद रुपए, अपने सारे कागजात और पासपोर्ट व वीजा भी बैग में रखा। फिर पूरे घर पर एक नजर डालकर अपना बैग उठाकर प्रणोती के घर चल दी। दूसरे दिन समर को कोर्ट में हाजिर किया गया। संचिता प्रणोती के साथ वहीं खड़ी थी।
कोर्ट से बाहर आने के बाद संचिता ने समर का कॉलर पकड़कर उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर समर ने कोई भी जवाब नहीं दिया और पुलिस की गाड़ी में जा बैठा। संचिता प्रणोती के साथ मिलकर उस जर्मन लड़की से भी मिली जिसे समर ने धोखा दिया था। समर के कारनामे सुनकर वह लड़की हैरान रह गई। उसने संचिता से सहानुभूति दिखाई और कहा कि समर से छुटकारा पाने के लिए अगर उससे कोई भी मदद चाहिए तो वह उसकी जरूर मदद करेगी। अब संचिता को विश्वास हो गया कि वह समर से आसानी से छुटकारा पा लेगी। लेकिन समर का केस पूरे 1.5 साल तक चला। समर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस बार संचिता ने उसके सामने तलाक के कागजात रख दिए और समर ने भी बिना कुछ कहे उन पर साइन कर दिए। संचिता आज़ाद हो चुकी थी। उसने प्रणोती को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। समर के काले कारनामों की पूरी जानकारी संचिता ने वत्सला बुआ और अपने माता पिता को दे दी। उन सभी को गहरा आघात लगा। वत्सला बुआ ने संचिता के माता पिता से माफ़ी मांगी, लेकिन इसमें वत्सला बुआ की कोई भी गलती नहीं थी और वे भी समर के धोखे की शिकार हुई। इसलिए संचिता के माता पिता ने उन्हें माफ़ कर दिया। अगले हफ्ते संचिता मुंबई के सहारा हवाई अड्डे पर उतर रही थी। उसके माता पिता और वत्सला बुआ उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उसने समर के चेहरे पर लगा झूठ का मुखौटा जो निकाल फेंका था और उसका असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था। ऐसे और भी कितने समर इस दुनिया में मौजूद है जिनके चेहरे पर चढ़ा झूठ का मुखौटा निकाल फेंकने के लिए खुद महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कहानियाँ बिना रुकावट के आप तक पहुँच सके। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।